नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में आपकी यूनिट नंबर 2 है, भौतिक भूगोल की यूनिट नंबर 2 वो पढ़ी। इसमें हमने महाद्वीपों के निर्माण, महाद्वीपों की स्थिति, महाद्वीपों के आंतरिक जो मानचित्र का चित्रण, इसके साथ ही हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ा। इसके अलावा महाद्वीपों की विस्थापनीय सिद्धांतों को हमने पिछले वीडियो के माध्यम से यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत पढ़ा। आज हम आपके पाठ्यक्रम की यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 जो है वो जुड़ी हुई है आपके पृथ्वी के बाहरी जो आवरण है उनसे, और पृथ्वी के बाहरी आवरणों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अभी हमने इंटीरियर और इंटीरियर के अंदर होने वाले परिवर्तन जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, इनका अध्ययन किया। अगली यूनिट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस यूनिट में हम बाहरी प्रतिरूपों का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि जो बाहरी स्थलाकृतियां हैं वो किन बलों के कारण और कौन सी क्रियाओं के कारण बनती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से कि हमारी जो पृथ्वी का बाहरी भाग बना हुआ है ये चट्टानों से बना हुआ है, और ये शैले जो है वो किस प्रकार से है, किन किन खनिजों से निर्मित है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं खनिज व शैल, मिनरल्स एंड रॉक्स। खनिज क्या है और शैल क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो बाहरी भाग है ये विभिन्न खनिजों से निर्मित है, और जो आंतरिक भाग है ये भी अलग अलग खनिजों से निर्मित है। बस इतना सा है कि आंतरिक भाग में इन्हीं खनिजों की जो फॉर्म है वो अलग है, वो पिघली हुई अवस्था में है, कई जगह ठोस अवस्था में है, और बाहरी जो खनिज है वो कौन सी अवस्था में है, प्राय ठोस अवस्था में आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं खनिज क्या है और शैल क्या है। तो सबसे पहला अपना जो प्रश्न आता है कि खनिज क्या है, तो खनिज दो या दो से अधिक जो तत्व है, इन तत्वों से मिलकर बना हुआ जो पदार्थ है, सामान्यतः हम उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में यौगिक कहते हैं, वह क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो एक तत्व भी होते हैं, जैसे चांदी है, सोना है, ग्रेफाइट है। ये खनिज ऐसे हैं जो एक तत्व है, लेकिन सामान्यतः दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के वो क्या बनाते हैं, खनिज बनाते हैं। अब सीधी सी बात करें कि जो तत्व है वो तत्व एक परमाणु जो रूप है वो क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। और हमारी पृथ्वी है वो विभिन्न तत्वों से मिलकर बनी है। हमारी पृथ्वी में सबसे महत्वपूर्ण हम देखें तो लगभग 99% भाग पर आपके 8 तत्व है। कितने हैं, 8। यानी 8 तत्वों से आपकी पृथ्वी का 99% भाग बना हुआ है, जिसमें मैं बात करूं ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन तत्व, गैस की बात नहीं कर रहा मैं, ऑक्सीजन तत्व है वो आपके सबसे ज्यादा है, और आपके कितना है, 47%। ऑक्सीजन के बाद में क्या है, सिलिकॉन 28%। इसके बाद आपके एल्युमिनियम है 8%। फिर आपके फेरियम है, लोहा, आयरन जिसे बोलते हैं, 5% लोहा है, कितना, 5। फिर कैल्शियम है 4%। आपके सोडियम है 3%। सोडियम के बाद पोटेशियम है 2%, और मैग्नीशियम है
2%। पोटेशियम भी कितनी है, 2%, और मैग्नीशियम भी कितनी है, 2%। तो टोटल कर सकते हैं आप, ये 99% जो है आपका प्रतिरूप है वो किसका, इन 8 तत्वों का है। एक पहला कौन सा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये 8 तत्व है पृथ्वी के 99% भाग पर पाए जाते हैं, यानी 99% भाग इन तत्वों से बना है। और जो 1% है, उस 1% में टाइटेनियम है, कार्बन है, मैग्नीज है, टाइटेनियम है, कार्बन है, मैग्नीज है, आपके ये सल्फर है। ये खनिज मुख्यतः आपके पाए जाते हैं जो 1% भाग पर पाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि ये जो खनिज है ये मिलकर के, सॉरी ये तत्व है, ये मिलकर के किनका निर्माण करते हैं, खनिजों का निर्माण करते हैं। तो ये तत्व है खनिज, और खनिज मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल, यानी जो चट्टानें होती है वो विभिन्न से खनिजों से मिलकर के बनती है। कोई भी चट्टान है, कोई भी चट्टानी खंड है, उसमें 2 या 2 से अधिक खनिज जरूर पाए जाएंगे। जैसे हम किसी भी चट्टान का खनन करते हैं तो हमें उस चट्टान में पर्टिकुलर खनिज, जैसे आप लोहा निकालने जा रहे हो तो लोहा हमें शुद्ध मात्रा में प्राप्त नहीं होता है, लोहा हमें अयस्क रूप में मिलता है जिसमें कई प्रकार के खनिजों का मेल होता है, और हम लोहे की प्राप्ति के लिए उस चट्टान के जो अयस्क है उसका क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। तो जो भूपर पट्टी है यानी स्थल मंडल है वो अनेक तत्व और खनिजों से मिलकर बना है, जिसमें मुख्यतः तो आपके कितने 8 हैं। अब खनिजों की बात करें तो हमारी पृथ्वी पर लगभग 2000 से भी ज्यादा क्या है, खनिज है। लगभग 2000 से भी ज्यादा क्या है, खनिज है हमारी पृथ्वी पर। लगभग 2000 से भी ज्यादा खनिज है, जिनमें से बहुत कम खनिजों का हम उपयोग करते हैं, किसके रूप में, संसाधन के रूप में। और ये जो खनिज है इनको हम 2 फॉर्म में बांट सकते हैं। खनिजों का वर्गीकरण हम करें तो 2 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। एक तो है धात्विक खनिज, एक है अधात्विक खनिज। ये आपका छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होता है और अधात्विक खनिज क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करें कि ऐसे खनिज जिसमें धातु अंश पाया जाता है, धातु अंश पाया जाता है उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। ऐसे खनिज जिसमें धातु अंश नहीं पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अधात्विक खनिज है कहते हैं, सामान्य सी परिभाषा है। इसके बाद हम बात करें कि धात्विक खनिज कौन कौन से होंगे, तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे लोह धात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिनमें लोह धातु के अंश मिलते हैं उन्हें हम लोह धात्विक खनिज कहते हैं। ऐसे खनिज जिसमें लोह धात्विक अंश मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लोह धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहा है, मैग्नीज है, ये आपके क्या है, लोह धात्विक खनिज है। ऐसे खनिज जिसमें लोह अंश नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे, अलोह धात्विक खनिज। अलोह धात्विक खनिज, इनमें तांबा है, एल्युमिनियम है, ये कैसा है, अलोह धात्विक खनिज है जिसमें तांबा है, एल्युमिनियम है, सीसा है, ये आपके इसमें पाए जाते हैं।
तो लोहा धात्विक खनिज और अलोहा धात्विक खनिज। इसके अलावा एक कैटेगरी और है इसकी, बहुमूल्य है। ऐसे खनिज जो मूल्यवान है, जो अधात्विक ही अलोहा ही है, लोहा नहीं है, कैसे है, मूल्यवान है, उन खनिजों में आपके सोना आ जाता है, चांदी आ जाती है और प्लेटिनियम आ जाता है। ये आपके अलोहा धात्विक खनिज जो बहुमूल्य है वो है। इसके बाद हम धातु अंश नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। अब अधात्विक खनिजों को भी हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। जैसे एक तो होते हैं जिनसे हम ईंधन की प्राप्ति करते हैं, एक होते हैं जो ईंधन वाले नहीं होते हैं, जो ईंधन जिसमें नहीं होता है। तो एक तो ईंधन वाले और एक ईंधन जो नहीं है। तो ईंधन वाले जो खनिज है उसमें आपको पता है आपके कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया, ये क्या है, ईंधन वाले हैं। और जो ईंधन नहीं है इसमें है आपके संगमरमर आ गया, ग्रेफाइट आ गया, संगमरमर है, ग्रेफाइट है, ये आपके गंधक है, फास्फेट है, ये प्रमुख खनिज है जहाँ पे अधात्विक खनिज, जहाँ ईंधन जिनमें नहीं होता है। तो ईंधन वाले खनिज और गैर ईंधन वाले खनिज, गैर ईंधन वाले बोल सकते हैं उनको, यानी जिनमें ईंधन नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो खनिज है उनको हम मुख्यतया दो भागों में बांट देते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिसमें धातुअंश मिलता है इसको लोह, अलोह और बहुमूल्य में हम डिवाइड करते हैं। अधात्विक खनिज जिसमें लोहा नहीं मिलता है इसको हम ईंधन और गैर ईंधन वाले खनिजों में डिवाइड करते हैं। अब मुख्य बात आती है कि खनिज जो पाए जाते हैं उन खनिजों की भौतिक विशेषताएं क्या होती है, किस आधार पर हम माने कि ये क्या है, खनिज है। तो खनिजों की भौतिक विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं कि खनिज की कौन कौन सी भौतिक विशेषताएं प्राय देखने को मिलती है। खनिजों की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो मुख्यतः खनिजों की 10 विशेषताएं हैं, इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। क्रिस्टलन है या क्रिस्टलीकरण बोलते हैं, विदलन, विभंजन, चमक, रंग, धारिया, पारदर्शिता, संरचना, कठोरता और अपेक्षित भार। ये 10 प्रमुख विशेषताएं खनिजों को लेकर के सामने आती है। और इन 10 विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता हम देखें क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है, जो खनिज होते हैं वो अपने गुण धर्म के आधार पर अलग अलग आकार में विभक्त होते हैं। उनको खनिजों का क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण बोलते हैं या पदार्थीकरण बोलते हैं। इसके अंदर कुछ खनिज जो है वो अष्टभुजाकार होते हैं, कुछ षड्भुजाकार होते हैं। खनिज जो अष्टभुजाकार होते हैं, कुछ षट्भुजाकार होते हैं। तो ये खनिजों के आकार पे निर्भर करता है और ये आकार जो है खनिज की आंतरिक संरचना पे निर्भर करता है, आंतरिक संरचना पर निर्भर करता है। तो ये क्रिया कहलाती है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टल। जो पदार्थ होता है उसका जो बाहरी रूप है वो किन किन अणुओं से बना है, इन अणुओं के आधार पर उसका क्या होता है, क्रिस्टलीकरण होता है। उसी आधार पर ये अपने अलग अलग रूप में विभाजित हो जाते हैं। अब बात करते हैं विदलन की। तो खनिज जब टूटता है, खनिज जब टूटता है तो खनिज एक निश्चित कोण के ऊपर टूटता है, निश्चित दिशा में वो टूटता है। तो निश्चित कोण और निश्चित दिशा
में खनिज जो है वो टूटता है। खनिज जब विखंडित होता है तो वो निश्चित दिशा में और निश्चित कोण के आधार पे क्या होता है, विखंडित होता है। ये चीज बताती है कि खनिज जो है उसकी संरचना है वो किस प्रकार की बनी हुई है। वो उस संरचना के आधार पे खनिज क्या होता है, जैसे कहीं भी चोट लगाओ उसको, कहीं भी तोड़ने की कोशिश करो, वो निश्चित दिशा में और निश्चित कोण पे क्या होता है, टूटता है। तो ऐसी जो खनिज की विशेषता है उसको हम बोलते हैं विदलन। क्या बोलते हैं, विदलन। लेकिन कई बार, और ये जो क्रिया कब होती है, जब उनके अणुओं की जो आंतरिक व्यवस्था है वो बिल्कुल व्यवस्थित होती है। कई बार क्या होता है, खनिज के आंतरिक अणुओं की व्यवस्था है वो सही नहीं होती है, बहुत जटिल होती है। और इन आंतरिक अणुओं की व्यवस्था के जटिल होने के कारण जब उनको हम चोट लगाते हैं तो खनिज है वो अनियमित रूप से टूटते हैं। अनियमित रूप से क्या है, टूटते हैं। और अनियमित रूप से, जिसमें कोई कोण नहीं होता है, जिसमें कोई दिशा नहीं होती है, वो अनियमित रूप से टूट जाते हैं। ऐसी क्रिया को हम विभंजन कहते हैं। दोनों को एक बार ध्यान से देख लो। विदलन और विभंजन में थोड़ा सा अंतर है, प्रश्न आ जाए विदलन और विभंजन क्या है। तो विदलन क्या है, जब खनिज है वो निश्चित कोण के साथ, निश्चित दिशा के साथ अगर टूटता है तो उसे क्या बोलते हैं, विदलन बोलते हैं। और जब खनिज है वो किसी दिशा के साथ या किसी कोण के साथ नहीं टूट करके और अनियमित रूप से टूटता है, उसको हम बोलते हैं विभंजन। क्या बोलते हैं, विभंजन। तो विभंजन और विदलन में इतना सा अंतर है कि ये निश्चित होता है, निश्चित कोण दिशा के आधार पे, और ये अनियमित होता है। इसके बाद हम बात करें जो खनिज है उसकी चमक की। तो खनिज का जो क्रिस्टलीकरण होता है, खनिज की जो आणविक संरचना होती है, उसी के आधार पे खनिज में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। और ये चमक है अलग अलग रंगों में हमें दिखाई देती है। जैसे अलग अलग प्रकार के जो खनिज है, जैसे मेटली खनिज है, जो धात्विक खनिज है, जैसे रेशमी है, जैसे ग्लास है। तो अलग अलग जो उनकी स्थिति है खनिजों की, उन खनिजों की स्थिति या भौतिक स्वरूप, खनिजों की स्थिति या भौतिक स्वरूप के आधार पर खनिजों में प्राय क्या पाई जाती है, भौतिक स्वरूप के आधार पर खनिजों में चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। कोई मेटेलिक होता है, कोई ग्लासी होता है, कोई रेशमी होता है। तो ये चमक अलग अलग रूप से देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं रंग की। तो विशेष जो खनिज है उसमें एक उसका पर्टिकुलर रंग होता है, लेकिन उस खनिज में अगर अशुद्धियां मिल जाए तो एक ही खनिज है वो अलग अलग रंगों में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपके ऑक्सीकरण होता है या न्यूनीकरण होता है, तो लोहे का रंग है वो लाल से भूरा, पीला, हरा ये दिखाई देता है। तो ये क्या है, उनमें अशुद्धियों का मिलना। और कोई भी खनिज है उनमें रंग, अगर पर्टिकुलर खनिज की बात करें, शुद्ध खनिज की बात करें, रंग एक हुआ, लेकिन उसमें अशुद्धियां मिल गई तो खनिज का रंग अलग अलग हो जाता है। जैसे उदाहरण है, जैसे क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज है उसमें अशुद्धियां जब मिल जाती है तो उसका रंग है श्वेत है, हरा है, लाल है। तो श्वेत, हरा, लाल इस प्रकार से अलग अलग रंगों में आपको क्वार्ट्ज देखने को मिलेंगे। जो क्वार्ट्ज है वो अलग अलग रंगों में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रंग जो है वो किसके कारण उत्पन्न हुए हैं, उनकी अशुद्धियों के कारण उत्पन्न हुए हैं। तो रंग पर्टिकुलर शुद्ध खनिज है उसमें एक होगा, अगर उस खनिज में अशुद्धियां, अब जो अशुद्धियां है वो इस रंग को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी, बताएगी कि यह अशुद्धियां है, उसके कारण ये रंग हुआ है। अब बात करते हैं धारियों की। धारियां क्या होती है, जो खनिज है
इस खनिज में जो भी खनिज है उनमें अलग अलग खनिजों में विशेष प्रकार की धारियां होती है जो उस खनिज के निर्माण में सहायक होती है। और ये जब खनिज है उसको हम चूर्ण बनाते हैं तो वो धारियां है, जैसे मान लो कि काली धारियां है दूसरे खनिज पे या काले खनिज पे श्वेत धारियां है, तो वो चूर्ण में क्या होती है, प्रदर्शित हो जाती है, उस खनिज के रंग को क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। जैसे आपके जो फ्लोराइड है उसमें फ्लोराइड के अंदर उसका रंग है हरा है या बैंगनी है हो जाता है, किसके कारण हो जाता है, उसकी धारियों के कारण। कैसा है, उसकी धारियों के कारण, क्योंकि इसमें जो धारियां होती है वो कैसी होती है, सफेद होती है। फ्लोराइड है उसमें धारियां कैसी होती है, श्वेत होती है, और इन श्वेत धारियों के कारण उसका हरा या बैंगनी कलर हो जाता है। तो ये धारियां है, कोई भी खनिज है उसमें जो धारियां है, अगर उस खनिज का विखंडन करते हैं, उसका चूर्णीकरण करते हैं, तो धारियां उस खनिज के रंग को क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। अब बात करते हैं पारदर्शिता की। तो कुछ खनिज तो ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर देख लेते हैं, इसको बोलते हैं पारदर्शी। यानी कुछ खनिज तो कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश की किरणें तो परावर्तित जा रही है, बात दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन उनका क्रिस्टलीकरण ऐसा होता है कि वो किरणें हैं इसमें सीधी जा रही है तो हमें सामने का दिख रहा है पीछे का, लेकिन यहाँ पे किरणें हैं वो क्या होती है, परावर्तित हो जाती है या अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इस कारण प्रकाश तो जा रहा है लेकिन जो अगला भाग है, ये जो अपने इकाई है, उस खनिज से हमें धुंधली दिखाई देती है। इस क्रिया को बोलते हैं पारभासी। क्या बोलते हैं, पारभासी। यानी जो खनिज है उससे हमें बाहर की तरफ जो किरणें हैं, प्रकाश की तरंगे हैं, वो तो जा तो रही है, लेकिन हमें वो खनिज है वो कैसा दिखाई दे रहा है, अगला भाग है वो धुंधला दिखाई दे रहा है, क्योंकि खनिज की जो क्रिस्टलीकरण है उसके कारण आपके जो तरंगे हैं वो क्या हो रही है, आंतरिक भाग में दिशा परिवर्तित कर रही है। इस कारण से सामने वाला भाग है वो हमें दिखाई देता तो है लेकिन धुंधला दिखाई देता है। वो कौन सा है, पारभासी। इसके अलावा खनिज है जिससे प्रकाश तरंग जा ही नहीं पाती है आगे, वो होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी। तो तीन प्रकार का खनिजों का रूप होता है, एक तो पारदर्शी जिसमें आराम से देख पाए, प्रकाश तरंगे जा रही है, एक पारभासी जिसमें देख नहीं पाए, और एक होता है अपारदर्शी। संरचना है, खनिज किस प्रकार के कणों से मिलकर बना है, मध्यम कणों से मिला है, महीन कणों से मिला है या मोटे कणों से मिलकर बना है, खुरदरा खनिज है या प्लेट है। तो ये खनिज की संरचना को प्रदर्शित करते हैं, और ये खनिज की संरचना उसके अणुओं या उसके निर्माण प्रक्रिया पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं कठोरता की। कठोरता का मतलब है कि खनिजों को हम जब तोड़ते हैं या खनिजों को जब हम खुरचते हैं तो खनिजों की स्थिति, कुछ खनिज तो ऐसे होते हैं कि हम अपनी अंगुली के नाखून से क्या है उनको हम काट देते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो भयंकर, जो आपके पदार्थ होते हैं काटने वाले, उनकी हमें आवश्यकता है, कुछ चाकू से है उनको काट लिया जाता है। तो ये अलग अलग रूपरेखा है खनिजों की, और खनिजों की कठोरता है वो उनके क्रिस्टलीकरण और उनकी संरचना पर निर्भर करती है। अब कठोरतम खनिजों के एक क्रम को आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, वह क्रम है आपका, जैसे टैल्क है, जिप्सम है, ये कम कठोर से कठोरतम होते जा रहे हैं। टैल्क है, जिप्सम है, कैल्साइट है, फ्लोराइट है, कैल्साइट है, फ्लोराइट है, फ्लोराइट।
टैल्क है, जिप्सम है, कैल्साइट है, फ्लोराइट है, एपेटाइट है, फेल्ड्स्पार है, क्वार्ट्ज है, टोपाज है, कोरंडम है और हीरा। ये 10 प्रमुख जो है, उन 10 के हीरा सबसे क्या है, कठोरतम है। टैल्क है सबसे नरम है, तो टैल्क है, जिप्सम है, कैल्साइट है, फ्लोराइट है, एपेटाइट है, फेल्ड्स्पर है, क्वार्ट्ज है, टोपाज, कोरंडम और हीरा। अब जो टैल्क है इसको बोलते हैं कि नाखून जो है उसके नोक से है, उसको हम काट सकते हैं। हीरा है, इसको चाकू की नोक से हम काट सकते हैं। तो ये कठोरता है वो किस पे निर्भर करती है, मेन बात कठोरता उसकी संरचना पे और उसके क्रिस्टलीकरण पे निर्भर करती है। इसके बाद एक बिंदु आता है आपेक्षिक भार क्या है। तो आपेक्षिक भार क्या होता है, आपेक्षिक भार है कि हमारी जो पदार्थों की रूपरेखा है उसका हम हवा में भार ले लेते हैं, हवा में भार, ठीक है। और हवा के बाद हम किसमें, पानी में भार लेते हैं, किसमें, पानी में, उसी आयतन में पानी में भार। पर अपना वस्तु एक ही है, खनिज एक ही है। सबसे पहले तो हमने क्या लिया, हवा में भार ले लिया और उसी आयतन के पानी का जो भार है वो हमने उस वस्तु का भार पानी के अंदर ले लिया, ठीक है। अब हवा और पानी के भार का हमने क्या कर दिया, अंतर कर दिया और हवा में जो भार लिया है उसका हमने क्या दे दिया, भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया। तो क्या आ जाएगा हमारा आपेक्षिक भार, यानी हवा और पानी में किसी पदार्थ का भार है उसका अंतर और हवा के भार के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक भार कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक भार बोलते हैं। समझ में आ गया कि हवा में हमने भार लिया, कोई वस्तु है हवा में 5 किलो, उसी आयतन का पानी में भार ले लिया, उसी मतलब जब हवा के आयतन का जो है वो पानी है उसमें उस वस्तु का भार ले लिया, दोनों का अंतर निकाल दिया और जो हवा में भार आया उसका हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यानी हवा और पानी के भार का अंतर है, उसका हवा के भार के अनुपात, उसका क्या लेते हैं, अनुपात किसके, हवा के भार के अंतर्गत, और वही क्या कहलाएगा आपका आपेक्षिक भार। समझ में आ रहा है कि हवा और पानी में किसी पदार्थ या किसी वस्तु का या किसी खनिज का भार, हवा में और पानी में किसी खनिज के भार का अंतर और हवा के भार का अनुपात क्या कहलाएगा, आपके आपेक्षिक भार कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने खनिज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, खनिजों की क्या विशेषता होती है, ये हमने जाना। अगले वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे सेल यानी चट्टानें, और चट्टानें क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से निर्मित होती है, ये हम अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। धन्यवाद।